हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में आज मैं आपके साथ जो केस डिस्कस करने वाला हूँ उस केस का नाम है 3 जजेस केसेस। तो बेसिकली मैं आपके साथ आज कोई एक केस डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं आपके साथ एटलीस्ट 3 केसेस तो डिस्कस ज़रूर करूँगा। और इन 3 केसेस के थ्रू जो कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, सीक्वेंस में है, क्या है फर्स्ट जज केस, क्या है सेकेंड जज केस और क्या है थर्ड जज केस। और ये केसेस क्यों इंपॉर्टेंट है जब इंडिया में बात होती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में। जब हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उसको लेकर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक नहीं, इनफैक्ट तीन तीन जजमेंट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना और समझना चाहिए। तो आइए बात करते हैं तीनों केसेस की और सीक्वेंस में समझते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है और एनजेएसी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये सारी बातें अब हम लोग इस सेशन में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। 3 जजेस केसेस के बारे में बताने से पहले आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड जो है बताना चाहूँगा। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 पढ़ा हो एंड आर्टिकल 217 पढ़ा हो, तो आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए एंड आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए। तो वहां पे बेसिकली आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम। ऑल राइट। और ये लिखा हुआ है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द सीजेआई एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ऑल राइट। सो यहाँ पे जज जो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होंगे, चाहे आर्टिकल 124 में हो या आर्टिकल 217 में हो। आर्टिकल 217 में अपॉइंटमेंट हो, अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। अगर आप अपने बैराक में, ठीक है, अगर आप अपने बैराक में देखेंगे इसको, तो शायद आपको यहाँ पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में भी लिखा हुआ मिले, जो 99th अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। 99th अमेंडमेंट के थ्रू एनजेएसी को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा राज्यसभा में, जिसको अप्रूवल दे दी गई थी आर्टिकल 124A में। उसके बारे में आपको देखने को मिलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेटर ऑन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ऑल राइट, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको सारे केसेस जो हैं वो क्लियरली समझ में आ जाए। उसके साथ में देखिए, अब बात करते हैं किसके बारे में, आर्टिकल 217 के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा हुआ है। तो अपॉइंटमेंट चाहे हाई कोर्ट जजेस का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट हो, वारंट जो उनके अपॉइंटमेंट के लिए इशू होता है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की साइड से इशू होता है। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो अगर एक हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट करना है तो उसके लिए पहले क्या होगा? कंसल्टेशन होगा। उसके लिए पहले किससे कंसल्टेशन होगा? कंसल्टेशन होगा विद द चीफ जस्टिस, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अब यहाँ पे जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कंसल्टेशन, इसको आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसल्टेशन वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है। वो कैसे प्ले करने वाला है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये 2 आर्टिकल्स हमने देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 2 और आर्टिकल्स की। जो आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल 222 एंड आर्टिकल 224। आर्टिकल 222 में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ जजेस के बारे में एंड 224 में लिखा हुआ है एडिशनल जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में। खैर, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जो है यहाँ पे बता देता हूँ कि फर्स्ट जज केस की शुरुआत जो है वो किस तरीके से हुई। देखिए, सबसे पहले जब केशवानंदा भारती केस आया, तो केशवानंद भारती केस के रिजल्ट आने के बाद, जजमेंट आने के बाद, इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होना था। सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट से मेरा मतलब है कि सीजीआई का अपॉइंटमेंट होना था सुप्रीम कोर्ट में, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए तब सीनियरिटी को प्रायोरिटी नहीं दी गई। सीनियरिटी वॉज नॉट द क्राइटेरिया यूज, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक पैटर्न था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हें ही क्या बनाया जाएगा? उन्हें ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन तब क्या हुआ? उसके बाद में केशव भारती केस के जजमेंट के बाद में जस्टिस A.N. रे का अपॉइंटमेंट कर दिया था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद में क्या हुआ? केशव भारती केस का रिव्यू हुआ, वो 3 दिन तक रिव्यू चला, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 1975 से लेकर 1977 तक, जब इमरजेंसी स्टार्ट हुई और इमरजेंसी जब ओवर हुई, यानी कि 21 मंथ्स तक क्या हुआ ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, इन 21 महीनों में ना 56 हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर किया गया, और इसमें से 16 हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर जो था वो तो एक सिंगल डे में ट्रांसफर जो था वो हो गया था।
एक बुक मैंने पढ़ी थी, कोर्ट रूम जीनियस, जो कि बुक जो है वो फाली एस नरीमन ने लिखी है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं, तो उन्होंने बेसिकली अपनी इस बुक में ये लिखा था कि ये एक तरीके का प्यूनिटिव ट्रांसफर था, एक तरीके से प्यूनिटिव ट्रांसफर था कि 56 हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर कर दिया गया था 21 मंथ्स के अंदर, और 16 हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर किया गया था एक ही सिंगल डे में। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इसके ऊपर कई रिट पिटिशंस फाइल की गई, इसको चैलेंज किया गया, और बाद में इसको लेकर कई अलग अलग जजमेंट्स आए। उन जजमेंट्स के बारे में भी हम बात ना करते हुए अभी हम सीधे किसके ऊपर बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट जज केस। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, फर्स्ट जज केस के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सो क्या था फर्स्ट जज केस, ये मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा कि इन द ईयर 1981, ठीक है, इन द ईयर 1981 में पी शिवशंकर लॉ मिनिस्टर थे, और उनकी साइड से एक सर्कुलर बेसिकली इशू हुआ था। उस सर्कुलर का कंटेंट ये था कि कंसेंट ले ली जाए सारे एडिशनल जजेस की ऑफ द रिलेवेंट हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज परमानेंट जजेस इन एनी अदर हाई कोर्ट इन इंडिया। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में जजेस हैं, तो उनकी एडिशनल जजेस किसी स्टेट में अपॉइंट किए गए हैं किसी हाई कोर्ट में, उनकी कंसेंट ली जाएगी इस बात के लिए कि उन्हें किसी और स्टेट के हाई कोर्ट में जज अपॉइंट किया जा सकता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर कोई दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट जो है राजस्थान हाई कोर्ट में भी हो सकता है, एमपी हाई कोर्ट में भी हो सकता है, या फिर बॉम्बे में भी हो सकता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उनका अपॉइंटमेंट जो है वो हो सकता है। तो एक तो आया कि उनकी कंसेंट चाहिए। कंसेंट किसकी चाहिए यहाँ पे? एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ऑलराइट। और उसके साथ साथ ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ पीपल who would be offered judgeship in the future to be appointed initially in a court other than their state high court। अब यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप समझिएगा। ये पॉइंट बेसिकली क्या कहना चाहता है कि जिन लोगों को आने वाले टाइम में जज अपॉइंट करना है किसी हाई कोर्ट में, तो उनसे इस बात की कंसेंट ली जाएगी कि उनका अपॉइंटमेंट उस स्टेट के हाई कोर्ट में नहीं होगा जिस स्टेट के हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग सीनियर एडवोकेट हैं जिनका अपॉइंटमेंट जो है वो हाई कोर्ट जज हो सकता है, तो उनका अपॉइंटमेंट जो है वो दिल्ली में ना होकर इंडिया के किसी और स्टेट के हाई कोर्ट में किया जाएगा। तो इसके लिए प्रायर कंसेंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो ये बेसिकली एक सर्कुलर निकला था, और इस सर्कुलर से बेसिकली एक बैकग्राउंड क्रिएट हो गया था किसका, एक रीजन क्रिएट हो गया था आई शुड से, कि फर्स्ट जजेस केस का। तो इससे अब कैसे रीजन क्रिएट हुआ, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो रीजन कैसे क्रिएट हुआ, अब इस बात को समझिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये सर्कुलर आया, अब यहाँ पे इस सर्कुलर को इंट्रोड्यूस करने का जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन था, जो मिनिस्टर्स से उनका इंटेंशन ये था कि इससे क्या होगा, इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जजेस का ट्रांसफ़र करेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे ये रीज़न रखकर इसको इंट्रोड्यूस किया था ना। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में रिट पिटिशन फाइल की गई, और रिट पिटिशन वर फाइल्ड, और इस रिट पिटिशन में चैलेंज किया गया दो चीज़ों को। एक तो एडिशनल जजेस का अपॉइंटमेंट, जबकि वैकेंसीज ऑलरेडी क्या है, अवेलेबल है। तो ये कहा गया कि एडिशनल जज क्यों अपॉइंट किया जा रहा है जबकि उन्हें एक एडिशनल जज अपॉइंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्हें अगर किसी पर्सन को फुल फ्लेजेड जज अपॉइंट किया जा सकता है किसी हाई कोर्ट में, तो क्यों उन्हें एडिशनल जज की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। और दूसरा, ट्रांसफर जो सिस्टम था, इस सिस्टम को चैलेंज किया गया था, ऑलराइट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन रिट पिटिशंस को क्लब कर दिया अंडर आर्टिकल 139A, और इन रिट पिटिशंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। 8 रिट पिटिशंस थी, और इन रिट पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट ने 3 पार्ट्स में बेसिकली क्या किया, 3 कैटेगरीज में सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिवाइड किया था। नाउ, और एसपी गुप्ता कौन थे जिनके नाम से फर्स्ट केस बना? एसपी गुप्ता वाज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे, और उन्होंने बेसिकली इस पूरे ट्रांसफर सिस्टम को चैलेंज किया, और जो अपॉइंटमेंट था एज एन एडिशनल जज ऑफ ए हाई कोर्ट, इस सिस्टम को उन्होंने चैलेंज किया था। तो केस का नाम यहाँ पे क्या बना? केस का नाम बना एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1981। सो दिस वाज द फर्स्ट जज केस, ऑलराइट जी। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये केस कौन सा है? इस केस का नाम है फर्स्ट
जज केस। ठीक है, ये सब लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं साइड में इसको मेंशन कर रहा हूँ। चैलेंज इसको किया गया था, अब मैं आपको बताता हूँ। चैलेंज किया गया था ट्रांसफर को एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को। इसका जो जजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जजमेंट ही है जो तीनों केसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, अब यहां पे पिटिशनर की तरफ से आर्ग्यूमेंट क्या थे? सबसे पहले पिटिशनर की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट था कि लॉ मिनिस्टर ने जो सर्कुलर निकाला है, तो उस सर्कुलर की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। ये कहा था कि कॉन्सेंट आप एडवांस में ले रहे हो, दिस वुड रिड्यूस द कंसल्टेशन विद द सीजेआई। अगर गवर्नमेंट पहले से ही जजेस की कंसेंट ले लेगी तो उस सिचुएशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट, उसकी क्या वैल्यू रहेगी? क्योंकि आपने पहले से उन सब लोगों की कंसेंट ले ली है जिनका या तो आप ट्रांसफर करने वाले हो या फिर जिनका आप इनिशियल अपॉइंटमेंट करने वाले हो एज जज। तो यहां पे ये कहा गया कि फिर आर्टिकल 124 एंड आर्टिकल 217, इसका अगर इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है आर्टिकल 124 एंड 217 में कि कंसल्टेशन होगा, कंसल्टेशन होगा और कंसल्टेशन होने के बाद में ही अपॉइंटमेंट होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट होना है तो पहले सीजेआई से कंसल्ट किया जाएगा, और उसी तरीके से अगर हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट होना है तो हाई कोर्ट जज से भी कंसल्ट किया जाएगा, सीजेआई से भी कंसल्ट किया जाएगा। तो प्रॉपर एक कंसल्टेशन प्रोसेस होता है जिससे अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन प्रायर कंसेंट लेने का मतलब तो ये हुआ कि आपने एक तरीके से अवॉइड कर दिया। किसको अवॉइड कर दिया? आपने अवॉइड कर दिया कंसल्टेशन को। फिर साथ में ये भी कहा गया कि कंसेंट जो है अपॉइंटमेंट के लिए ले रहे हो डिफरेंट हाई कोर्ट का, ये बेसिकली एक इररिलेवेंट क्वालिफिकेशन है। दिस इज एन इररिलेवेंट क्वालिफिकेशन, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप इस बात की प्रायर कंसेंट दे दीजिए कि आपको किसी भी हाई कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। अगर आप एडिशनल हाई कोर्ट जज हो तो आपका अपॉइंटमेंट किसी भी दूसरे हाई कोर्ट में एज ए फुल फ्लेजेड जज किया जा सकता है। लेकिन वो हाई कोर्ट कौन सा होगा ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो पर्सन खुद डिसाइड नहीं कर सकता, ये डिसाइड करने वाले कौन होंगे? जिनके पास अथॉरिटी है। और ये कहा गया कि अगर जजेस कंसेंट नहीं देंगे इसके लिए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जैसे ही उनका टेन्योर एक्सपायर होगा तो उन्हें एज ए परमानेंट जज जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, एडिशनल जजेस के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होगा एक्सेप्ट गिविंग देयर कंसेंट। तो उनके पास कंसेंट देने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। वो सिंपली क्या देंगे? वो कंसेंट देंगे तभी उन्हें परमानेंट जज अपॉइंट किया जाएगा, और अगर कंसेंट नहीं दी तो उन्हें फिर उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो ये ग्राउंड था पिटिशनर की तरफ से, ये पिटिशनर की तरफ से ये ग्राउंड थे जिसमें कि उस सर्कुलर को चैलेंज किया था जिसके बारे में अभी अभी हमने बात की है। नाउ अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट की साइड से क्या आर्ग्यूमेंट थे? सबसे पहले कहा गया था पिटिशनर हैव नो लोकस स्टैंडी इन द केस, यानी कि पिटिशनर का क्या पर्सनल इंटरेस्ट है इस केस में? पिटिशनर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट इस केस में इन्वॉल्व नहीं है। ये बात समझ में आई? ये कहा गया कि पिटिशनर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है इस केस में, इसलिए पिटिशनर को कोई राइट नहीं है पिटिशन फाइल करने का। ठीक है, नाउ और फिर साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वो सुनिएगा। वो ये कहा गया कि अगर हम एक किसी पर्टिकुलर जज को जो कि एक किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में है, अगर हम उनका ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में फ्रेश ओथ रिक्वायर्ड होगी एंड दिस विल रिजल्ट टू इन फ्रेश अपॉइंटमेंट। और इसलिए कहा गया कि फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए हमेशा कंसेंट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 217 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली लॉजिक दिया गया कि कंसेंट क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एक तरीके से फ्रेश अपॉइंटमेंट है। एनीवेज, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया, अब इसके बारे में बात कर लें। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ पे ये आया दैट, अब यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बड़ी थिन मेजोरिटी थी, थिन मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। 4-3 के रेशियो में जजमेंट जो था वो यहाँ पे आया था। ठीक है, 7 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की,
और इसमें ये कहा गया दैट ईच ऑफ द 7 जजेस एग्रीड ऑन द राइट ऑफ द पिटिशनर्स टू ब्रिंग रिट पिटिशन। तो ये तो सारे जजेस ने माना कि हाँ पिटिशनर जो है उसके पास में राइट है रिट पिटिशन फाइल करने का। और लिटरल मीनिंग दिया गया, किसका लिटरल मीनिंग दिया गया? कंसल्टेशन अंडर आर्टिकल 124 एंड 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लिटरल मीनिंग वर्ड यहाँ पे आप समझ रहे हैं, अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको 100% पता होगा कि लिटरल मीनिंग का क्या मतलब है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसल्टेशन वर्ड का लिटरल मीनिंग दिया। लिटरल मीनिंग ये दिया कि यहां पे प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं, सीजेआई से कंसल्ट कर सकते हैं, गवर्नर से कंसल्ट कर सकते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन साथ में ये कहा गया कि सिर्फ वो कंसल्ट करेंगे एंड दैट कंसल्टेशन विल नॉट बी बाइंडिंग। वो कंसल्टेशन क्या नहीं होगा? वो कंसल्टेशन कभी भी उनके ऊपर बाउंड नहीं करेगा। ठीक है। और साथ में यह कहा गया कि ओपिनियन ऑफ द सीजेआई इज मेयरली कंसल्टेटिव। सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन होगा वो पूरी तरीके से कंसल्टेटिव होगा एंड द फाइनल डिसीजन इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इज लेफ्ट टू द एग्जीक्यूटिव। ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब ये कहा गया कि एक तरीके से जजेस को अपॉइंट करने की जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में चली गई? वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में चली गई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, उनके हाथ में अथॉरिटी रहेगी। और यहाँ पे सीजेआई की अगर हम बात करें, कंसल्टेशन की बात करें, तो कंसल्टेशन का लिटरल मीनिंग निकाला जाए। वो उस कंसल्टेशन को, वो उनके सजेशन को मानने के लिए बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? अब जरा सोच के देखिए कि आप अपने फ्रेंड से कंसल्टेशन करते हो, डॉक्टर से भी आप कंसल्टेशन करते हो, लेकिन डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे ठीक लगेगा तो मैं फॉलो करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। यही होता है। लेकिन वही चीज अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कही है तो वो आपके लिए सिर्फ कंसल्टेशन नहीं होगा, वो चीज आप मानने के लिए बाउंड हो जाओगे। तो डायरेक्शन किसकी तरफ से आए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने आपसे कुछ कहा है तो दैट इज ए काइंड ऑफ कंसल्टेशन, बट यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो दैट कंसल्टेशन। अब इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई वो ये आई कि मेजोरिटी ऑफ द जजेस, यानी कि 4 जजेस जो थे वो फेवर में थे और 3 जजेस अगेंस्ट में थे। 7 जजेस की बेंच थी और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया टू स्ट्राइक डाउन द लॉ मिनिस्टर सर्कुलर। उन्होंने मना कर दिया कि हम लॉ मिनिस्टर के सर्कुलर को स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे। लेकिन इस केस का रिजल्ट क्या हुआ? इस केस का रिजल्ट ये हुआ कि जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर जो अथॉरिटी है, जो कंट्रोल है, वो पूरी तरीके से किसके हाथ में चली गई? वो चली गई किसके हाथ में? वो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव के हाथ में चली गई है। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। लेकिन जब भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया और इस जजमेंट से एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया था। इस बात को समझिए। तो दैट इज वाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट। सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये बात मानी कि नहीं, अपॉइंटमेंट जो होगा वो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? वो अपॉइंटमेंट अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होगा और जो रोल होगा किसका? जो रोल होगा यहाँ पे सीजेआई का, वो सिर्फ कंसल्टेशन देना। ओके, ये आया फर्स्ट जज केस। उसके बाद में बात करते हैं हम किसके बारे में? अब सेकंड जज केस के बारे में बात करते हैं। सेकंड जज केस के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और ये केस अब किसका है? नाउ दिस केस इज बिटवीन सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसी के साथ में एंट्री हुई किसकी? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1994, सुप्रीम कोर्ट 268। तो ये सेकंड जज केस के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो ये मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, देखिए। हाँ, ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, नाउ दिस इज सेकंड जज केस। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे सेकंड जज केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि 3 जजेस केस का ये सेकंड केस है। और यहाँ पे मैं बेसिकली आपको
जी, इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ पे बेसिकली ये मैंने 3 नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने हाईलाइट किया है किसको, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस को। अब यहाँ पे देखिए क्या आर्ग्यूमेंट दी गई थी, क्या आर्ग्यूमेंट दी गई सेकेंड जजेस केस में कि एसपी गुप्ता का जो केस था, जो फर्स्ट जजेस केस था, उसमें देयर वाज नो अटेंशन पेड टू आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, एंड इट इज इम्पैक्ट ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 124 एंड 127। क्योंकि आर्टिकल 50 का अगर आप देखोगे तो आप आर्टिकल 50 को रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 50 का यहाँ पे आर्टिकल 50 पे स्ट्रेस क्यों दिया गया है। जो आर्टिकल 50 जो बात कर रहा है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। तो ये यहाँ पे बात कही गई, ये यहाँ पे बात कही गई कि एसपी गुप्ता के केस में कोई टेंशन पे नहीं किया गया, और उसी का इंपैक्ट पड़ा किस पे, आर्टिकल 124 एंड 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। और ये कहा गया कि कंसल्टेशन वर्ड का गलत इंटरप्रिटेशन किया गया। एसपी गुप्ता वाले केस में कंसल्टेशन वर्ड का गलत इंटरप्रिटेशन किया गया, और कंसल्टेशन वर्ड इज इक्वलेंट टू कॉन्क्यूरेंस। कंसल्टेशन वर्ड किसके इक्वलेंट है, वो कॉन्क्यूरेंस के इक्वलेंट है। आप उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन मत निकालिए, क्योंकि अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, सीजेआई स्पेसिफिकली, उनका जो ओपिनियन है उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। अब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे सेकेंड जज केस में क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया, क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया, देखिए ये कहा गया कि इफ प्राइमेसी इज गिवन टू द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस के, ठीक है, ओपिनियन को अगर सुप्रीमेसी दे दी गई, तो फिर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन। आफ्टर कंसल्टेशन, अगर सुप्रीम कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट होना है तो वो पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे। तो क्या वैल्यू रह जाएगी फिर बाद में, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आपने सुप्रीमेसी दे दी सारी की सारी किसको, सीजेआई को आपने सुप्रीमेसी दे दी। और दूसरी बात, ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया। अब ये जब आर्ग्यूमेंट दिया गया तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एसपी गुप्ता वाले केस के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया था, ये मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता वाले केस के जजमेंट को ओवर रूल किया, और ओवर रूल करके सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की जो बेंच थी, 9 जजेस की बेंच थी, उन्होंने कहा कि नहीं, जो पिछले वाले केस में जो इंटरप्रिटेशन था, दैट इंटरप्रिटेशन वाज नॉट करेक्ट। और ये कहा गया क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि एसपी गुप्ता वाले केस में सिर्फ कंसल्टेशन दिखाया गया था, कि सिर्फ कंसल्टेशन होनी थी विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको मानने के लिए एक तरीके से बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। तो कंसल्टेशन का जो लिटरल इंटरप्रिटेशन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि नहीं, वो नहीं चलेगा। और ये कहा इस केस में दैट द ओपिनियन ऑफ द सीजेआई मस्ट बी गिवन प्राइमेसी इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इन द जुडिशियल फंक्शंस, इन द जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है, ये बात कह दी गई किसमें, सेकेंड जजेस केस में कह दी गई। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, जो कॉलेजियम सिस्टम आप पढ़ते हैं, इस कॉलेजियम सिस्टम की बात फर्स्ट जज केस में ही कह दी गई थी। फर्स्ट जजेस केस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो जजमेंट में एक पैराग्राफ है, फर्स्ट जजेस केस में जजमेंट में एक पैराग्राफ है, और अगर आप उस पैराग्राफ को देखेंगे तो वहां पे बेसिकली एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के बारे में जजमेंट में कहा गया था, लेकिन तब कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था फर्स्ट जजेस केस में। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को फिर इंट्रोड्यूस किया गया सेकेंड जज केस में, सेकेंड जजेस केस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और इसमें यह कहा गया अब कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो यहां पे देखिए, अब अपॉइंटमेंट के लिए ये बोल दिया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होना है जजेस का, तो फिर किससे पूछा जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड उनके साथ में क्या होंगे, 2 ऑफ द मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, जो कॉलेजियम बनाएंगे, जो कॉलेजियम बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो 3 जजेस का कॉलेजियम सिस्टम जो था उसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दिया गया,
कौन से केस में? ये जो केस आपके सामने है सेकंड जज केस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में अब क्या कर दिया गया, इस कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और 3 जजेस का कॉलेजियम जो है वो बनाया गया, ठीक है। और उसी तरीके से हाई कोर्ट में भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और साथ ही साथ में 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे हाई कोर्ट के, उन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, कॉलेजियम बनेगा इन द हाई कोर्ट, इन दैट हाई कोर्ट। तो इसी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू अब रिकमेंडेशन दी जाएगी, नाम दिए जाएंगे कि किसको अपॉइंट किया जा सकता है, हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करने के लिए, जजेस का अपॉइंटमेंट करने के लिए सेकेंड जज केस से कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। फर्स्ट जज केस के जजमेंट में इसके बारे में लिखा गया था। अगर आप उस जजमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो, अगर आप उस जजमेंट को ना पढ़ पाए तो आप फाली एस नरीमन की जो बुक है बिफोर मेमोरी फेड्स, आप वो बुक पढ़ सकते हैं, उसमें आपको ही जरूर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि सेकेंड जज केस से कॉलेजियम सिस्टम जो था वो पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस हो गया। अब बात करते हैं थर्ड जज केस की, ठीक है। तो थर्ड जज केस के बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसे ही मुझसे और बहुत सारे लैंडमार्क केसेस पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको और भी लैंडमार्क केसेस बताऊं, या क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कोई भी लॉ अगर आप जुडिशरी के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है, कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रहा है और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। तो अब कॉलेजियम सिस्टम में ये चेंज आया कि जहां पहले 3 जजेस हुआ करते थे, अब नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे? अब होंगे 5। तो कॉलेजियम का एरिया जो था वो थोड़ा सा एक तरीके से वाइड कर दिया। ओपिनियन को और वाइड करने के लिए 5 जजेस का कॉलेजियम सिस्टम जो था सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप कर दिया था थर्ड जज केस में, ठीक है। और ये कहा गया दैट व्यूज ऑफ द जजेस कंसल्टेड शुड बी इन राइटिंग एंड शुड बी कन्वेड टू द गवर्नमेंट बाय द CJI, कि जिन भी जजेस से कंसल्ट किया जाएगा, जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनको राइटिंग में और कन्वे कर दिया जाएगा किसको? गवर्नमेंट को, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये भी यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूं कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम था, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट में भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो जहां पहले 3 जजेस का सिस्टम था, अब 5 जजेस के कॉलेजियम का सिस्टम जो है वो बन चुका है। अब बात करते हैं किसके बारे में? नाउ लेट्स टॉक अबाउट 99th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है किसके बारे में? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में। तो NJAC के बारे में मैं बात करूं, जिसको लोकसभा एंड राज्यसभा से अप्रूवल मिल गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को क्या डिक्लेयर कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। सो NJAC अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये बात समझ में आई आप सबको? तो अब प्रेजेंट सिस्टम कौन सा इंडिया में है? तो कॉलेजियम सिस्टम जो अभी इंडिया में है, दिस इज द प्रेजेंट सिस्टम विच इज वर्किंग, जो अभी काम कर रहा है। ऑलराइट, तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस था 3 जजेस केसेस को लेकर। आई रियली होप कि आपको तीनों केसेस जो है वो परफेक्टली समझ में आ गए होंगे। आपको पहला केस आपको पता है SP गुप्ता केस था, दूसरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का केस था, और तीसरा केस था प्रेसिडेंट रेफरेंस का केस, जिसमें इंडिया के प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगा था अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉलेजियम सिस्टम कैसे डेवलप हुआ ये भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट केस में इसके बारे में जजमेंट में लिखा गया था, सेकेंड केस में इसको इंप्लीमेंट किया गया था, और थर्ड केस में कॉलेजियम में चेंजेस किए गए थे। ऑलराइट, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरा सिस्टम अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो इस केस को जानना चाहते हैं, इस केस को समझना चाहते हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।